7 अक्टूबर यानी बहुत ही बड़ा दिन इज़राइल के इतिहास में अटैक होता है फ्रॉम गाजा पट्टी, फ्रॉम हमास। बहुत बड़ा अटैक, जहाँ पे नोवा फेस्टिवल में जहाँ लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी शाम को, सडनली वो शाम जो बन जाती है दर्दनाक। और वहाँ से लोगों को किडनैप किया जाता है, कई लोगों को मार दिया जाता है, टैंकों को जलाया जाता है। ऐसी स्थिति कभी आएगी सोचा भी नहीं जा सकता था, जबकि फेस्टिवल का टाइम था और उसी समय अचानक से हमला। देखिए, गाजा पट्टी और इज़राइल के बीच में हमला बहुत ही कॉमन है। रोज एक आध दो मिसाइल दागे जाते हैं, बहुत सारे मिसाइल्स आते हैं, इंटरसेप्ट करती है इज़राइल की डिफेंस। उनके पास ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम है काफी मजबूत। पर इस दिन कुछ ऐसा होता है, रॉकेट्स दागे जाते हैं और वो इज़राइल को छू भी जाती है, डिफेंस सिस्टम को भी तोड़ दिया जाता है। लोग वहां से कूद के आते हैं, हॉस्टेजेस बनाए जाते हैं और बहुत ही काला टाइम इज़राइल के लिए। बात की जाए हमास की, तो इसको रेजिस्टेंस फोर्स कहा जाता है। कुछ लोग इसको टेररिस्ट बोलते हैं, बट दे आर नॉट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। इंडिया उसको एज एन टेररिस्ट ग्रुप नहीं रिकॉग्नाइज करती है, कई देश नहीं रिकॉग्नाइज करते। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो भी इसको एज एन रेजिस्टेंस ग्रुप भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एटलीस्ट टेररिस्ट कहने से तो बच रहे हैं। रिटेलिएशन आईडीएफ का, अब वहां से चीजें बदल जाती है। फिलहाल 1 साल हो चुका है और चीजें बहुत कुछ बदल चुकी है। ईरान के साथ लड़ाई हो सकती है। अगर ईरान के साथ लड़ाई सीधे हो जाती है, वर्ल्ड वार के आसार भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा बात करते हैं पिछले 1 सालों की घटना पे। हमारे साथ है दीपक, जो कि इंजीनियर हैं, फिलहाल बैंकर हैं। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल क्या कर रही है फिलहाल? क्योंकि बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म लोग बोल रहे हैं कि अटैक, हवा से अटैक किया जा रहा है सामने वाले पे, क्योंकि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज जो हैं बच्चों को हो रही है या वुमेन को हो रही है। तो उनके ऊपर काफी वॉर क्राइम्स के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। यूएन के भी कुछ चीजें माने गए या नहीं माने गए, वो एक अलग ही बात है। तो आपको क्या लगता है उसमें? अपना यो भी रखना चाहता हूँ इसमें कि मैं कभी भी युद्ध और वॉर के फेवर में मतलब किसी भी कंट्री को नहीं होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन इसराइल के सर्वाइवल की है फिलहाल, अगर देखा जाए तो। क्योंकि इसराइल एक ऐसा देश है जिसके बारे में अगर आप उसकी हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी मतलब अच्छा कंट्री है। वहाँ की अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे या फिर आप उसके अदर अगर जो भी पैरामीटर्स है बिल उनके, प्राइस काफी ज्यादा है। हाँ, तो वहाँ पे मतलब इनोवेशन से लेके जो भी चीज़ें हैं मतलब हर चीज़ में एक अच्छा कंट्री माना जाता है। और मतलब वहाँ के लोग भी मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि हर चीज़ हर फील्ड में अच्छा करते हैं, हर फील्ड में उनका कहीं न कहीं नाम है। तो काफ़ी अच्छा कंट्री है। और उसके बाद जो चीज़ 7th ऑफ अक्टूबर को हुई, उसके बाद कोई भी कंट्री को एक अचानक से मतलब एक धक्का-सा लगेगा कि एकदम मतलब वो एस्केलेट होती ही गई चीज़ें, वो उनके कंट्रोल में उसके बाद से फिर कंट्रोल उस पर नहीं बना पाए। फिर मतलब जैसा कि इज़राइल की हिस्ट्री रही है कि हमेशा वो डिफेंस मोड में कभी नहीं रहते हैं, वो हमेशा अटैकिंग मोड पे ही रहते हैं कि मतलब अगर हमको छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके का उनका हमेशा रवैया रहा है इज़राइल का। और शुरू से अभी तक उनका मतलब अगर आप इतिहास देखोगे तो जो जेरूसलम को लेके मतलब इतने सारे कंट्रीज़ से उनकी जो भी वॉर वग़ैरह हुए हैं, और उसमें उन्होंने हमेशा मतलब अपने पॉज़िटिव एटीट्यूड और मतलब जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसके यूएस बलबूते यूएस की मदद से भी काफी, हाँ, यूएस का मदद भी काफी यूएस इम्पोर्टेंट की है। काफ़ी हेल्प रही उसमें। और लेकिन बड़ी कंट्रीज़ भी हेल्प उन्हीं को करते हैं जो मतलब जिनके पास पोटेंशियल होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है दीपक कि हाँ। आपको क्या लगता है कि इसराइल ने जो रिटेलिएशन किया, या कुछ लोग रिटेलिएशन बोलते हैं क्योंकि ऑलवेज रिएक्शन था एक 7 अक्टूबर के बाद, या फिर कई लोग इसको खूब एक नाम दे रहे हैं, रेडी जो है चीजें चल चुकी है, ट्रेंड कर चुकी है ट्विटर पे, और कई लोगों ने, कई बड़े बड़े लोगों ने उसके ऊपर बात की है। कई लोग इसको एक जेनोसाइड तक बोल रहे हैं कि जबरदस्ती से जो है उसके ऊपर एक पूरा एक जगह को खत्म करने की कोशिश है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कहीं से।
तो आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को सीधा सीधा सिंपल सा इसका आंसर मैं 2 लाइन में देना चाहूंगा कि अ, आप अगर किसी के ऊपर अटैक करेंगे तो रिटेलिएट तो होगा, रिटेलिएशन तो है। इसके राइट्स तो मतलब कंट्री अपने आप में विदहोल्ड करती है कि आपके ऊपर अगर कोई अटैक हो रहा है तो आप मतलब डिफेंस में तो कुछ ना कुछ तो उसके जवाब देंगे। वो ऐसा ही इसराइल ने किया है। अब इसराइल भी एक पावरफुल कंट्री है और वो है, तो वो मतलब अगर उसके ऊपर अटैक हुआ है और वो पता है कि भाई 7 अक्टूबर को क्या हुआ है, वहीं से अपन स्टार्ट किए थे पिछले क्वेश्चन में भी, तो उसी हिसाब से उन्होंने जवाब दिया है। और अ, वो एक एस्केलेट चीजें हुई हैं, मतलब वो इसलिए हुई है क्योंकि अ, पुरानी भी उनकी वैसी हिस्ट्री रही है और उनका रवैया भी सामने वाली जो कंट्री है गाजा पट्टी की जो गाजा के जो हमास का मतलब जो हमास का जो एक ग्रुप है उसमें मतलब उनका शुरुआत से ही मतलब वो रहा है कि भाई उनको जो गाजा का पैलेस्टाइन एरिया, गाजा गाजा जो पट्टी है उसको एक्वायर करने का जो टू उनका टू है। टू स्टेट वो सॉल्यूशन बोलते हैं कि एक अलग जगह अलग देश हाँ बना के दिया जाए। हाँ, तो उनका वो जो एक्वायर का ही बोल रहा हूँ मैं तो उसका हाँ। ही बोल रहा हूँ। बाकी वो रहा है तो उनका मोटिव सीधा सीधा क्लियर है कि उनको भी, इसराइल को भी पता है कि एक्चुअल में ये चीज क्यों हुई और वो उसके अगेंस्ट में है, तो वो उसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है। और उसमें बहुत सारे लोगों को जिनकी कोई मतलब जो इनोसेंट हैं, जो मतलब बहुत सारे लोग हैं उनको उसमें जान गंवानी पड़ी। तो ये चीजें जो है मतलब एक सही तरीके से भी की जा सकती थी, एक पीसफुल वे में भी की जा सकती थी, जो कि नहीं हुई और अब वो चीजें एस्केलेट हो चुकी है। आ, वार तो होता है, वार में देखा जाए कहीं पे भी कहा जाता है दोनों पक्षों में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो बीच का क्राउड होता है, विशेष करके जो पॉपुलेशन होता है उनको सफर करना पड़ता है। और यही हमें देखने को मिला। पर आप बोले रिटेलिएशन में एक एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पर्टिकुलर आर्मी जाती है वहां पे, और जो भी वो अटैक करती है उसमें वो कहते हैं कि पहले हम वार्निंग देते हैं, वार्निंग का टाइम देते हैं, सायरन बजाते हैं, एक सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद अटैक होती है। खैर ये भी बात है कि काफी पावरफुल है या ये सारी चीजें कहना तो थोड़ा सा आई थिंक सामने वाला जो इनका ओपोनेंट एक्चुअली क्या होता है ना कि आप एक नॉर्मल वॉर नहीं लड़ रहे हैं, आप जैसे एक आर्मी से वॉर होता है, आप एक ऐसा वॉर लड़ रहे हैं जहां पे आपको पता ही नहीं ओपोनेंट कहाँ पे है, आपका कहीं पे घर पे है, या फिर आप कहीं बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है कि कहीं इधर उधर टनल्स बनाए गए हैं, या फिर लोग तो इवन बोल रहे हैं, हालांकि सुनने में आई है कि हॉस्पिटल्स को यूज किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स भी ब्लास्ट किए गए हैं। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वॉर है। अगर दूसरी बात करें कि ये वॉर जो है ना पूरी तरीके से एस्केलेट हो गया, आज के टाइम पे इसराइल लड़ रही है 7 जगहों से, 7 फ्रंट से लड़ रही है। विशेष करके यहाँ पे एक तरफ लेबनान का हिजबुल्ला आ जाता है, वहां से हुतीज आ जाते हैं यमन से, साथ में इराक से ग्रुप्स आते हैं, सीरिया से ग्रुप्स आ जाते हैं, और उनके इंटरनली वेस्ट बैंक से भी कुछ समारिया रीजन है वहां से भी लोगों को वो भी एक छोटा सा जो है चीजें हमें देखने को मिल रहा है। सर्टेनली इतना ज्यादा एस्केलेट होना ऐसा लग नहीं रहा था कि चीजें हो सकता है कुछ रिटेलिएशन होंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। पर आज के दौर पे चीजें तो इवन बहुत हद तक लोग बोल रहे हैं कि कई अगर कुछ दूसरे देश शामिल हो जाते हैं तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ इवन थर्ड वर्ल्ड वॉर तक भी जा सकता है। तो आपको क्या लगता है ये एस्केलेशन फिलहाल देखते हुए, और एस्केलेशन बंद होगा या आपको आगे क्या लगता है कि और बढ़ने वाला है? जहां तक कि मुझे लगता है कि इसमें एक मीडिएटर कंट्री को थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होके मतलब इसको जो है करेंगे तभी जाके ये थोड़ा सा शांत होगा, नहीं तो ये एस्केलेट होता ही जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। और जहाँ तक इसराइल और फिलिस्तीन की बात की जाए तो इनका हमें हमेशा से ही पुराना इतिहास रहा है, कंट्री का मतलब रिकॉर्ड रहा है कि मतलब वो पीसफुल तरीके से जो है एग्री नहीं करते हैं। और हमेशा मतलब
वो वॉर को जो है। रिलीजन का आ जाना थोड़ा-सा मुश्किल है, वो वाला चीज़ तो। हाँ, बाकी यही है कि अगर कोई कंट्री आके और जो है भाई इसमें युद्ध विराम वगैरह जो है उसको करवाना चाहिए, ताकि मतलब मामला शांत होए। काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन करने की कोशिश है, कतर की तो हमेशा नेगोशिएशन करने की कोशिश थी एज़ अ मीडिएशन, जो हॉस्टेज को जो है नेगोशिएशन चल रही थी। कुछ हॉस्टेजेस छोड़े गए हैं, पर अभी भी कुछ हॉस्टेज है। वॉर सिर्फ़ इसीलिए चल रहा है कि हॉस्टेजेस हैं। और दूसरी एक एंगल है कि ये वॉर बहुत बड़ा एक रीज़न है ना कि आप देखिए बीच में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का हमेशा इज़राइल के साथ प्रॉब्लम्स रहा है। अभी हाल ही में एक चीज़ें चल रही थी कि मीडिएशन के थ्रू इज़ सऊदी अरेबिया और इज़राइल में जो है एक सही तरीके का जो है एक बातचीत करना स्टार्ट करने का एक चल रहा था मामला। पर अब लोग यही कह रहे हैं कि वो चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगी मे बी ग्रुप को, और उनको लगा कि उनका जो मकसद है उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइज प्रोसेस हो जाती है तो चीज़ें प्रॉब्लम होती है। पर आप अगर देखें ना, नॉर्मलाइज प्रोसेस क्यों करने की कोशिश हो रही है ये भी आपको समझना होगा। एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल, जो दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए सऊदी अरेबिया की अब बात कर ले, वो तेल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और आप देखिए आज के टाइम पे तेल की इकोनॉमी की हालत है, थोड़ा-सा शिफ्ट होने का दिख रहा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं और चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपको इकोनॉमिकली आगे बढ़ना होगा तो आपको सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा और सबके साथ चलना पड़ेगा। आप अब अकेले आप अलग नहीं चल सकते। वहीं पे आपको इंडिया का यहाँ पे रुख देखते हैं तो इंडिया हमेशा यहाँ पे न्यूट्रल रही है। पैलेस्टाइन इशू को इंडिया ने सपोर्ट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके यासिर अराफात जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, लो जो बना था, उनके जो लीडर थे, इंडिया में भी आए थे और इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी वो इंडिया में आते थे और बातें की है, पिछले गवर्नमेंट ने भी की है। वहीं पे बात की जाए इज़राइल के साथ भी इंडिया के संबंध अच्छे रहे हैं, क्योंकि इज़राइल ने इंडिया को वेपन सप्लाई किया था जब इंडिया का वेपन्स खत्म हो गए थे वॉर में, और पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर चल रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम में इज़राइल ने वेपन दिया था। आज के टाइम पे अगर कहा जाता है कि इंडिया को अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि आप हिस्ट्री में जाके देखिए जब पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा था ना, उस टाइम कहा जा रहा था कि इवन यूएस का थोड़ा सपोर्ट था पाकिस्तान के पास। उस टाइम रसिया ने न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर दिए थे इंडिया के लिए। तो वहां पे अगर दो बहुत बड़ी फ्रेंड कहा जाता है दुनिया में तो आई थिंक इसराइल और रसिया होता है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है इंडिया का क्या रोल है, या फिर इंडिया किस तरफ जो है थोड़ा सा दिखता हुआ यहाँ पे, क्योंकि देश के सारे लोगों का हमको दिख रहा है कि क्या चीज है, लोगों का जो एक भावना है, पर वो किस तरफ है। देखो इंडिया का है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वो इंडिया का तो जो है 50-50 का ही है वो। हाँ, इंडिया का काफी न्यूट्रल यहाँ पे है, जैसे हाँ, रसिया न्यूट्रल वॉर है। में। एक बहुत बड़ा मैटर है, और जिसके बाद क्या है कि उनका मतलब बहुत उनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है वो चीज़ को लेके। तो एकदम इंडिया अभी उस स्टेज में नहीं है कि मतलब जाके और उसमें कुछ मतलब चेंजेस वगैरह या फिर एक रिजल्ट वगैरह वहाँ से निकलेगा उस तरीके का। बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, इवन कहा जाता है हाँ, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर इंडिया है उससे पाकिस्तान सेम ज्यादा सेम इंडिया खतरनाक वहां पे है। पाकिस्तान से। हाँ, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का कुछ इशू होता है तो कोई भी कंट्री डायरेक्ट उसमें बोलने से या फिर डायरेक्ट उसमें कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह देने आई से थिंक ये बहुत ज़्यादा तो रिलीजियन का उसकी। इशू है थोड़ा सा, जहाँ रिलीजियन आ जाता है वहां पे थोड़ा सा आदमी जो है सोचना, वो हाँ, इमोशंस ज्यादा आ जाते हैं, इमोशंस ज्यादा देन हाँ, थोड़ा सा आदमी इमोशंस लॉजिकली नहीं सोचता है। तो वही तो है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ क्या ये जा रहा है, आपको क्या लगता है। मेरे को अभी तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा मतलब अभी आप अगर किसी को मतलब फ्यूचर आप प्रेडिक्ट करने जाते हो तो पहले आप उसकी हिस्ट्री को भी एनालाइज़ करते हो। तो जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है, और जो भी मतलब इज़राइल के पास में भी जो भी इनका जो भी इश्यूज़ रहे हैं, तो ये चीज़ें मतलब बहुत काफ़ी और आगे ऊपर हद तक एस्केलेट हुई है, और उसके बाद नॉर्मल भी हुई है। तो मेरा यही है कि मानना कि ये चीज़ें नॉर्मल होगी इन फ्यूचर, आप देखेंगे तो अ, सबको पता है कि इसका सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है, और कोई भी घुटने टेकने के लिए तैयार होने वाला नहीं है। तो बेसिकली तो हॉस्टेजेस का है, हॉस्टेजेस अगर वापस आज कर हॉस्टेजेस दे का हमारा है तो तो वॉर हॉस्टेजेस खत्म का हो है जाएगा। कि मतलब ये है कि इसको घुटने टेकना नहीं कहेंगे, ये एक मतलब पीसफुल शांतिपूर्ण सोल्यूशन है। पीसफुल पीसफुल सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, कि आप सॉल्यूशन मतलब
कोई भी कंट्री इनोसेंट पीपल को नुकसान पहुंचाना ये कोई भी सही तरीका नहीं होता है वॉर में। तो यही चाहूंगा मैं कि मतलब ये जल्दी से जल्दी ये मैटर खत्म हो और मतलब थोड़ा सा लोगों वहाँ के लोगों को भी एक रिलीफ मिले, क्योंकि वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुई है। वहाँ के लोगों को, काफ़ी लोगों को घर मतलब घर बार और उनके जो भी 1 है साल सब हो में, चुका है, हाँ। हाँ, उनको मतलब वहाँ से पलायन करना पड़ा, वहाँ से इमिग्रेट करना पड़ा, इमिग्रेशन हुआ लोगों का। तो ये सब रेफ्यूजीज़ चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा। मतलब अ, आप उसको फ़ील कर सकते हैं कि मतलब कितना मतलब उनको झेलना पड़ रहा है इस चीज़ों को लेके। तो यही चीज़ें दोनों कंट्रीज़ को समझना चाहिए और इसका कुछ भी सॉल्यूशन जो है निकालना चाहिए। तो हमारी स्ट्रीम का भी यही था, मतलब मेन मोटिव कि हम इसको एनालाइज़ करें और क्या इसमें मतलब कंट्रीज़ दोनों मिलके इसको किस तरीके से इसको जो है सॉल्यूशन निकाल सकती है, ताकि वहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ ने अपने अपनों को खो दिया है वहाँ पे, और उनकी जो पीड़ा है मतलब वो जो संवेदनाएँ हैं हमारी उनके साथ है, दोनों कंट्रीज़ के लिए। एशन फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो होरोस्कोप से प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई लोग फ्यूचर इंडिया में तो। एशन की ना प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट टाइप आता है कि एक बंदा आ गया, दूसरा आ गया। जैसे कि यूट्यूब चैनल्स पे होता है, कहा जाता है कि आपके यूट्यूब चैनल पे आप सोचोगे आज 1 मिलियन व्यू लेके आना, तो आपका नहीं हो पाएगा। पर एक-एक करके आप वीडियोज़ डालते जाओगे, ऐसे करके 2-3 हज़ार, 4 हज़ार वीडियोज़ डालोगे तो हो सकता है कि एक आगे वीडियो आ आपका जाए। निकल जाए। तो ऑफ कोर्स वही बटरफ्लाई बिल्कुल इफेक्ट आएगा, आपका होता भी दिन आएगा। बट बटरफ्लाई इफेक्ट जो होता है ये हो सकता है। ऑलरेडी 7 फ्रंट्स पे वार खुल चुका है और अभी फिलहाल ईरान है, आई थिंक, जो कि काफी लोगों का कहना है कि मास्टरमाइंड है या प्रॉक्सीज के थ्रू वॉर कर रहा है, खुद वॉर नहीं कर रहा है। दूसरी बड़ी लेबनान है। प्रॉब्लम यहाँ पे न्यूक्लियर मामला भी आ जाता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। अभी फिलहाल 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसमें से ओनली पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वॉर का फिलहाल आगे बढ़ते हुए। लेकिन मेरे ख्याल से एस्केलेशन के लिए चीजें सही दिख नहीं रही है मेरे हिसाब से। तो मुझे काफी आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक आंसर था आपका, पर चीजें ग्राउंड पे रियलिटी जो है ना काफी दुखद है, और ये बहुत दुखद है। 1 साल हो चुका है वॉर का, अभी तक चीजें सोल्यूशन हो जाने चाहिए। आज भी अगर ये हालात हैं कि चीजें बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये दुखद है। और आई थिंक ये बड़ा एक मामला है ना, जब वॉर की लोग बात करते हैं तो वहां के लोगों की बात नहीं करते हैं कि जिनकी लाइफ जो है मुश्किल हो चुकी है। मुश्किल इवन नॉट ओनली, चलिए गाजा की तो बात कर लें कि गाजा में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पर आप अगर इजरायलीज की भी लाइफ देखें तो वो भी काफी ज्यादा, जिनके हॉस्टेजेस के फैमिली है वो भी खुश नहीं है, या फिर वहां पे नॉर्मल लाइफ में भी लोग बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज नहीं होता है। ऑलरेडी वहां पे भी लोग को ऑलरेडी निकालना पड़ा है, जो लेबनान के पास वाला एरिया था वहां से सारे लोगों को निकालना पड़ा है, और चीजें खराब ही होते जा रही हैं। इस वार का बीच में हल निकलना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट बीच में कुछ खत्म हो जाए, मामला रुक जाए। पर देखते हैं, एटलीस्ट चीजें फिलहाल मुश्किल लग रही है। खैर, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन पूछें जो कि हम लोग आंसर करने की कोशिश भी करेंगे आगे आपके क्वेश्चंस की।